नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल करेंगे। इससे पहले हमने 2 क्लासें कंप्लीट कर ली है जिसमें हमने इस प्रश्नावली का बेसिक किया था और प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 1, 2 और 3 को हल किया था। तो कल हमने क्या सीखा था? एक तो अभाज्य गुणनखंड करना सीखा था और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखा था। ठीक है बेटा, अब आज की इस क्लास में सवाल नंबर 4 से आगे के सभी सवालों को हल करेंगे। तो यदि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो तो आप इन्हें अधिक से अधिक लाइक करके हमें सपोर्ट करें और इन क्लासों को आप शेयर करें ताकि ये जो क्लासें हैं वो गरीब छात्रों तक पहुँचे। जो बच्चे पैसों की आर्थिक तंगी के कारण अच्छी कोचिंग नहीं कर पाते हैं उन बच्चों तक इन क्लासों को आप अधिक से अधिक पहुंचाएं ताकि उनको इनसे बेनिफिट मिले और उनकी कोचिंग अच्छी तरह से हो सके। यदि आप हमारी ये क्लासें रेगुलर देखते हो तो मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं, आप 2024 बोर्ड परीक्षा में गणित में 100 में से 100 नंबर लेके आओगे यदि आपका सपना 100 में से 100 लाने का है। अभी ये कोर्स में जल्दी आपका कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी और ये शाम की जो 8 बजे की क्लास है ये डेली आपके लिए अवेलेबल रहेगी। और इसके बाद आपके विज्ञान का कोर्स भी मैं सोमवार से जल्द ही स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली 2 क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पर मिल जाएगा या वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, वहां से आप इसे जरूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 4 देखो क्या लिखा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान से समझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। देखो बेटा यहाँ पर 306 और 657 का एचसीएफ कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। और आपको 306 और 657 का क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। देखो इनका आपको एचसीएफ दे रखा है और क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो बेटा कल की हम क्लास जो थी उसमें हमने जब 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर रहे थे तो उसकी जांच भी हमने करी थी और जांच करने के लिए एक सूत्र लगाया था, याद है आपको सूत्र? बताओ सूत्र क्या है? सूत्र है बेटा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये जांच के लिए ये सूत्र लगाया था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखो यहाँ पहली संख्या तो है 306 इंटू दूसरी संख्या है 657 बराबर एचसीएफ कितना है? 9 और एलसीएम हमें करना है ज्ञात। ठीक है, अब देखो एलसीएम ज्ञात करना है तो 9 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, मतलब 9 गुणा में तो काय में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो बताओ एलसीएम बराबर आएगा 306 इंटू 657 बटा 9 आ जाएगा। अब क्या करना है? 9 का भाग देना है। तो 9 का भाग या तो 306 में दे दो या 657 में दे दो, दोनों में से किसी एक में दे दो। 9 का भाग दो, देखो 9 30 27, 3 बार बच गए कितने? 3 बच गए, 36 हो गए, 9 चौके 36। तो 9 का भाग 306 में जाएगा 34 बार। अब दोनों को गुणा कर लेंगे तो एलसीएम आएगा आपके 34 इंटू 657। गुणा करो दोनों को, 657 को गुणा करेंगे 34 से, 7 चौक 28, हासिल का 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल का 2, 6 चौके 24 और 2 हो गया आपके 26। अब देखो 3 से 3 7 21, हासिल के 2, 3 5 15 और 2 17, हासिल का 1, 7 18 और 1 हो गया 19। तो 8, ये हो गया 2 और 1 3, 6 7 13, हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 9 12, हासिल का 1, 1 और 1 2। तो ये आ गया आपके कितना? 22,338। तो ये क्या आ गया बेटा? एलसीएम। तो देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान सा सवाल है, बड़ी आसानी से आप इसे हल कर सकते हो। समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर तो आप जरूर करें बेटा। शेयर करोगे तभी अधिक से अधिक छात्रों तक ये क्लासें पहुंच पाएगी और उन छात्रों का भला हो पाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 को भी देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, देखो संख्या 6n अंक 0 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती, यह बताना है। अब देखो इसने कहा है कि ये जो n है वो एक प्राकृत संख्या है। बताओ प्राकृत संख्या क्या होती है? मैंने जो बेसिक में बताया था,
जो 1 से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है, अनंत तक। मतलब प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 ऐसे आगे तक चलती रहती है। ये सारी की सारी संख्या कौन सी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। तो इसने n प्राकृत संख्या कहा है। अब क्या कहा है, 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। 6 की घात n जो अंक है क्या वो 0 पर समाप्त हो सकता है। मतलब n की जगह हम प्राकृत संख्या रखें, n की जगह पर क्या रखे, प्राकृत संख्या। जैसे n की जगह 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 5 रखे, 50 रखे, तो क्या ये 0 पर समाप्त होगा। 0 पर समाप्त होगा मतलब जो इकाई का अंक है पीछे वाला वो 0 आएगा या फिर 0 नहीं आएगा, ये हमें बताना है। तो देखो हम यहाँ पर प्राकृत संख्या रख के देखेंगे। अगर 6 की घात n की जगह मैंने 1 रखा तो 6 एकम क्या आएगा, 6 ही आएगा। अगर मैंने 6 की जगह 2 रखा, n की जगह 2 रखा तो 6 करना का 36 आता है। कितना आता है, 36। और अगर मैंने 6 की घात 3 रखा मतलब n की जगह 3 रखी प्राकृत संख्या तो ये आता है 216। अब आप देखो अगर हमने 6 n की जगह एक प्राकृत संख्या रखी तो क्या ये 0 पर समाप्त हो रहा है, मतलब इकाई का अंक 0 आएगा, इकाई का अंक 0 नहीं आएगा। तो हम लिख सकते हैं संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब बताओ 0 पर समाप्त कब होता है, अगर यहां पर आता 10 की घात n या 20 की घात n या 30 की घात n तो ये अंक 0 पर समाप्त होगा। कैसे, जैसे 10 की घात 1 रखा तो 10 ही आएगा, 10 की घात 2 रखा तो 100 आएगा और 10 की घात 3 रखा तो कितना आएगा, 1000 आएगा। मतलब अगर यहाँ पर 6 की घात n की जगह कितना होता, 10 की घात n या 20 की घात n या 30 की घात n तो ये अंक कहाँ समाप्त होता, तब ये अंक बेटा 0 पर समाप्त होता। अब आप यहाँ पर अच्छी तरह से देखो, अगर आप 6 के गुणनखंड करते हो तो 6 के गुणनखंड कितने आएंगे, 6 के गुणनखंड आएंगे 2 और 3। और अगर 10 के गुणनखंड करते हो तो 10 के गुणनखंड क्या आएंगे, 2 और 3, 2 और 5, 2 और कितना 5। तो बेटा जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आते हैं, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और कितने आते हैं 5, उसका जो उसकी घात अगर n हो और n एक प्राकृत संख्या हो तो वो कहाँ समाप्त होता है, 0 पर समाप्त होता है। बाकी ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे, 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब कारण लिख सकते हो, क्योंकि जो आपके 6 के गुणनखंड है 2 × 3 इसकी घात n बराबर नहीं है किसके, 2 × 5 की घात n के। अगर ये बराबर है तो इसका जो अंक है वो 0 पर समाप्त हो सकता है, अन्यथा 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। बस यही बताना था, समाप्त हो सकता है या समाप्त नहीं हो सकता। कारण भी हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि जो 6 के अभाज्य गुणनखंड है 2 और 3 आते हैं, जबकि 0 पर समाप्त कब होगा, जब गुणनखंड 2 और कितने आए 5। तो ये 2 और 5 के बराबर नहीं है, इसलिए ये अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। उतारिए बेटा। अब देखो सवाल नंबर 6, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान से सवाल है। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमें बताना है कि ये दोनों भाज्य संख्या क्यों है। अब देखो मैंने बेसिक में बताया था भाज्य संख्या किसे कहते हैं, बताओ भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो या ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भी भाग जाए और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाए, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे उदाहरण के लिए 4 में 2 और 4 दोनों का भाग जाता है, मतलब 4 के जो गुणनखंड है 2 भी है 4 भी है। इसी प्रकार 6 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, मतलब 6 का भी जाता है, सॉरी। तो ये जो 2, 3 और 6 ये किसके गुणनखंड है, 6 के गुणनखंड है। तो ऐसी संख्या जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो हमें ये बताना है कि ये वाली और ये वाली भाज्य संख्या क्यों है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये अलग भाग है और ये अलग है, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है ना, तो ये तो गुणा में तो एक ही पार्ट है ये वाला, और ये वाला अलग पार्ट है। तो बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। तो 13 को हम कॉमन ले लेंगे, 13 का भाग इसमें दिया तो बचा 7 × 11 + 13 का भाग 13 में कितनी बार, एक बार गया। अब देखो यहाँ पर ये जो भी संख्या आएगी इसका एक गुणनखंड तो 13 है और एक गुणनखंड ये खुद संख्या आ जाएगी। तो जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो वो कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो लिखेंगे यह भाज्य संख्या है,
भाज्य संख्या है, क्योंकि इस संख्या का एक गुणनखंड कितना है? 13 है। इसलिए ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अब देखो इस संख्या का एक गुणनखंड तो 13 है और एक संख्या स्वयं हो जाएगी, तो एक से ज्यादा गुणनखंड हो गया, इसलिए ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। सेम इसी प्रकार देखो यहाँ पर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखो ये गुणा वाला तो पूरा एक ही है और ये वाला अलग पार्ट है, ठीक है ना, क्योंकि गुणा में गुणा करते सेम संख्या बन जाएगी। तो बताओ इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है? कितना कॉमन आ रहा है? 5। 5 को हम बाहर निकाल लेंगे, 5 कॉमन आ गया। अंदर देखो क्या बचा? 7 × 6, 5 से 5 खत्म, × 4 + 3 × 2 × 1 + 5 का भाग 5 में कितनी बार? एक बार। अब देखो यहाँ भी ये जो भी संख्या आएगी उसका एक गुणनखंड कितना है? 5, और एक ये स्वयं संख्या हो जाएगी, तो यहाँ भी भाज्य संख्या है क्योंकि इसका एक गुणनखंड कितना है? 5 है। तो हम क्या लिखेंगे? यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इस संख्या का एक गुणनखंड कितना है? 5 है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए उतारिए, अगला सवाल करते हैं। अब देखो सवाल नंबर 7, आखिरी सवाल है, ध्यान से समझोगे तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। देखो एक खेल का मैदान है, देखो ये है एक खेल का मैदान। अब इस खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ बना हुआ है। पथ मतलब होता है रास्ता। इस तरह से ये एक वर्ताकार रास्ता बना हुआ है, ठीक है, ये वर्ताकार पथ बना हुआ है। ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर ये एक रास्ता बना हुआ है। आगे लिखा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक लड़की है सोनिया जो इस मैदान का एक चक्कर लगाती है तो उसको 18 मिनट का समय लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और एक लड़का है रवि, उसको इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को तो लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से, मान लीजिए इस स्थान से एक ही समय में, मान लीजिए सुबह 7 बजे किसी भी टाइम सुबह 7 बजे, और एक ही दिशा में, मान लीजिए रवि भी इधर दौड़ रहा है और सोनिया भी इधर दौड़ रही है, एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में दौड़ते हैं वो, ठीक है। आगे क्या लिखा है? कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब आपको ये बताना है कि ये दोनों कितने समय बाद वापस इसी स्थान पर मिल जाएंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे, ये हमें बताना है। तो बिल्कुल आसान है। देखो मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, बताओ कितना समय लग रहा है भाई? 18 मिनट 18 मिनट लग रहा है। और मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय, बताओ रवि कितना समय ले रहा है? ये ले रहा है बेटा 12 मिनट। कितना समय ले रहा है? 12 मिनट। अब देखो ध्यान लगाओ, पहले मान लीजिए सोनिया एस ये एक चक्कर लगा रही है, देखो एक चक्कर में हो गया 18, एक चक्कर में कितने मिनट? 18। फिर दूसरे में भी 18 लगेंगे तो 18 दूनी 36, 2 चक्कर में 36। तीसरा चक्कर लगाएगी तो कितना मिनट लगेगा? 54 मिनट, ठीक है। अब रवि को देखो, रवि यहाँ से स्टार्ट होता है, एक चक्कर लगाने में 12, ये 12, दूसरा लगाएगा तो 12 और लगेंगे 24, तीसरा लगाएगा तो 12 और लगेंगे 36 लगेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो 36 और यहाँ पर भी क्या आ रहा है? 36, यानी कि ये तो 2 चक्कर में 36 मिनट में 2 चक्कर लगाएगी और ये 36 मिनट में 3 चक्कर लगा देगा। मतलब कितने समय बाद मिलेगा? 36 मिनट के बाद वो मिलेंगे वापस। यहाँ कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद। तो बेटा इसको हल करने के लिए आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एलसीएम। जैसे आप एलसीएम ज्ञात करोगे
तो आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि देखो इनको ज्यादा समय बाद मिलेंगे, अधिक समय बाद मिलेंगे ना, इसलिए आपको एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो आपको 18 और 12 का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एलसीएम। और बताओ एलसीएम हम कौन सी विधि से करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो बताओ सबसे पहले 18 के गुणनखंड करो, 2 का भाग जाएगा 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, हो गया। अब इसी प्रकार 12 के भी गुणनखंड, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, हो गया। अब देखो यहाँ पर 18 के अभाज्य गुणनखंड तो क्या हुए, 2 तो 1 बार है, इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार। तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, 3 की घात 2। अब यहाँ देखो 12 में 2 तो 2 बार है, ये 2 की घात 2, और 3 कितनी बार है, 1 बार, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। एलसीएम बताओ, एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ऐसा गुणनखंड जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, एक लेते हैं। बताओ दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, 2, ये ले लिया, और 3 भी उभयनिष्ठ है तो ये 3 भी ले लेंगे। ऐसे गुणनखंड जो दोनों में उभयनिष्ठ है वही लेने हैं, तो यहाँ 2 भी उभयनिष्ठ है, 3 भी उभयनिष्ठ है, दोनों ले लिए। अब बेटा घात क्या लेनी है, आपको बड़ी लेनी है। एलसीएम में घात क्या लेनी है, बड़ी। तो यहाँ बड़ी घात 2 है, यहाँ भी बड़ी घात 2 है। अब हल करो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 9 चौका कितना हो गया, 36। तो बताओ बेटा दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे, दोनों 36 मिनट बाद वापस इसी स्थान पर मिल जाएंगे। तो प्रश्नावली 1.1 आपके समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 जल्दी स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।